हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? चलो, लास्ट क्लास में हमने किया था क्या? पार्टिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में हमने किया था पार्टिकल इक्विलिब्रियम, है ना। उस केस में क्या था कि दो अगर पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2, तो थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इस कंडीशन के बारे में हमने देखा था। और लास्ट क्लास में जो मैंने कंसीडर किया था वो दोनों चार्जेस को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था। ठीक है, अब मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। सेम चीज अगर हम करें, एक है मान लो Q1 पॉजिटिव माइनस Q2, दूसरा है नेगेटिव, है ना। एक चार्ज हमने ले लिया पॉजिटिव, दूसरा ले लिया नेगेटिव, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। अब पूछा गया कि थर्ड चार्ज क्यों ना हो, थर्ड चार्ज क्यों ना हो, कहां पर प्लेस किया जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। सवाल समझ में आया? कल हमने किया था जिस केस में Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव थे, वहां से भी अगर दोनों चाहते हैं तो हमें दोनों प्लस माइनस दो रिलेशन मिल रहा है, लेकिन हम अलग देख लेते हैं समझने के लिए। अगर मान लो एक Q1 है दूसरा माइनस Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, बोल रहा है कि थर्ड चार्ज Q0 को कहां पे रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, है ना। तो एक इधर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्या? यहाँ पे पॉसिबल है। मान लो यहाँ पे Q0 का मैंने रख दिया, तो एक पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर बिटवीन द चार्ज रखेंगे तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल होने वाला नहीं है। चलो, तो किधर, तो बीच में तो नहीं रख सकते, इतना तो पता चल गया। किधर रखेंगे? तो ये Q2 अट्रैक्ट करेगा, Q1 रिपेल करेगा। इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इधर अगर बात करें, Q1 रिपेल करेगा और Q2 अट्रैक्ट करेगा। इस साइड भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। यानी कि अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब साइड में अगर हम चार्जेस को रखेंगे तब। बीच में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है ना। अब इधर इधर तो ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, है ना। मान लें Q1 बड़ा है Q2 से तो इस साइड इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। और अगर Q2 बड़ा है Q1 से मैग्नीट्यूड में तो इस साइड, है ना। वो क्यों तुम खुद समझ सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस इधर ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड फिर ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो चलो हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि चलो इधर कहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो हो गया x, मान लिया Q1 से x डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो एक फोर्स लगेगा Q1 की वजह से F1 और Q2 की वजह से लगेगा F2। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q0 क्या होना चाहिए? F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। F1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q0 अपॉन x स्क्वायर। लास्ट क्लास में देखा था, अरे याद है ना? K Q1 Q0 अपॉन x स्क्वायर, और F2 इस वजह से लिखेंगे तो हो जाएगा K Q2 Q0 अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस x का होल स्क्वायर। K Q0 Q0 सही है। अब हो गया r प्लस x अपॉन x का होल स्क्वायर, इधर आ गया Q2 अपॉन Q1, है ना। और
इस तरह से x अगर आप निकालेंगे तो आएगा √q1 अपॉन √q1 माइनस √q2 इंटू r। डिफरेंस ये यहाँ पे माइनस आ जाता है ना। डिफरेंस क्या है, नीचे वाले यहाँ पे माइनस आ जाता है। भरोसा नहीं है तो करके देख ले, है ना। अरे बोलो, तो ये कब है जब अपोजिट नेचर के दो चार्ज हैं, मतलब क्लियर है। तो एक तो रहा पार्टिकल इक्विलिब्रियम, ये रहा पार्टिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा, बोलो। अरे कहीं कोई दिक्कत है मैसेज में बोलना, नो सर, यस सर, नो सर। नो सर, हाँ नेक्स्ट लिखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होगा जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, हर एक का इक्विलिब्रियम, सिस्टम में जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं हर एक का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम, है ना। चलिए को परफेक्ट सवाल लिख लो। टू चार्ज Q1 and Q2, two charges Q1 and Q2, two charges Q1 and Q2, two charges Q1 and Q2 are placed at r distance apart, two charges Q1 and Q2 are placed at r distance apart. Where should a third charge Q0 placed such that system remains in equilibrium, equilibrium. है ना। तो पहले से देखते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मान लिया दो चार्ज हैं, एक को Q1 बोला, दूसरे को Q2। मान लिया दो चार्ज है, Q1 है Q2, सही है। इनके बीच का डिस्टेंस है r, दे रखे हैं। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसका भी इक्विलिब्रियम होगा, इसका भी इक्विलिब्रियम होगा, और तीसरा चार्ज जो हम प्लेस करने वाले हैं उसका भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यानी कि सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं हर एक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
हर एक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हमने पहले ही देख रखा है, इधर किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं आता है, इधर किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं, मान लीजिए Q नॉट को मान लिया पॉजिटिव, Q नॉट क्या है पॉजिटिव, तो इधर वाला केस हमने पहले देख रखा है, इधर इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, इधर इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, अगर दोनों सेम नेचर के नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम पार्टिकल इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, बीच में। सही बात है ना, अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ रखूंगा तो क्या चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं रहेगा, हम देख चुके हैं। इधर भी अगर किसी पॉइंट पे रखा जाए तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जब ये खुद इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात ही कहाँ आती है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में हर एक चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम चाहिए, जब यही इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर सिस्टम कहाँ से इक्विलिब्रियम में आएगा। चलो, तो इधर भी पॉसिबल नहीं है, बीच में देखते हैं, बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं, यहाँ पे सपोज है ना, इन दोनों के बीच में कहीं रखते हैं। अब देखते हैं इस वाले चार्ज पार्टिकल पे इसने लगाया हुआ इस तरफ रिपल्सिव फोर्स, इसने लगाया हुआ इधर। चलो ये तो ठीक है, क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में आ सकता है, क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में आ सकता है, लेकिन हमें अब सिस्टम की बात करनी है। इसका मतलब ये दोनों के इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो अगर क्यू नॉट रखा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेजर ठीक है, इस पे देखते हैं, इसको ए रिपेल करेगा और ए भी रिपेल करेगा, इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं, यानी कि बात यहाँ ही बनने वाली नहीं, यानी कि अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ही नहीं, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ही नहीं। इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा कम से कम दो में से एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं इसको नेगेटिव कर देता है ना, अब मैंने जब नेगेटिव किया तो इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, चलो एक इक्विलिब्रियम में आ सकता है। Q2 की बात करें तो ये माइनस है, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, और ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। इसका बात करें तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये Q2 रिपेल कर रहा होगा, ये भी इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? यानी कि एक चीज जरूरी है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम चाहिए, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम चाहिए तो एक तो अपोजिट नेचर का होना ही चाहिए, है ना। तो और दूसरा चीज, अगर मैं इसको आप इधर भी रखते तब भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, क्योंकि हम सब टिप्स पहले देख चुके हैं। दूसरा चीज कि दो सेम टाइप के चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए, एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। क्लियर, समझ में आया? यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस के बीच में, दो सेम टाइप नेचर के चार्जेस के बीच में अपोजिट नेचर का चार्ज हो, है ना। तो चलो क्यू नॉट की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू नॉट, मान लिया x डिस्टेंस पे, मान लिया x डिस्टेंस पे, तो एक q1 इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा f1 और q2 इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो लगा रहा होगा f2। तो f1 क्या होना चाहिए, है ना। अभी क्या हो जाएगा, k q1 q0 अपॉन x स्क्वायर, इधर हो जाएगा k q2 q0 अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस x, r माइनस x प्लस, और ये चीज हमने पहले सॉल्व कर रखा है। x आता है रूट अंडर q1 अपॉन रूट अंडर q1 प्लस रूट q2 इनटू, सॉल्व करो इसका एरिया, हमने किया है ना, हमने इसे कल ही किया था। क्लियर है?
अरे क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखो, अब ये तो क्यू नॉट टी लेवल की बात है, लेकिन हमें अभी और देखना होगा ना। अब क्यू वन के लिए देख रहे हैं, फॉर क्यू वन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू वन, तो क्यू वन पे कौन फोर्स लगा रहा है भाई, वेट पे अट्रैक्ट कर रहा है एफ नॉट, और दूसरा लग रहा है यानी कि एफ नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो सही है कि नहीं, सही है ना बेटा। क्यू वन है इसलिए हमने क्या मान लिया, क्यू वन पे इधर एफ नॉट लग रहा है ना। तो एफ नॉट क्या हो जाएगा, एफ नॉट इसकी वजह से लग रहा है, तो के क्यू क्यू वन क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। और एफ टू इसकी वजह से लग रहा है, हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, सही है। एरिया क्यू वन से क्यू वन गया, के से के गया, तो क्यू नॉट इक्वल हो जाएगा क्यू टू एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर, सही है। अब एक्स अपॉन आर लिखोगे तो आ जाएगा क्यू वन क्यू टू इंटू क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू, ये आएगा क्यू नॉट इक्वल, है ना। ये तो मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट का, यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम क्यू नॉट जो होना चाहिए वो माइनस ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन रूट अंडर क्यू वन प्लस रूट अंडर क्यू टू का होल स्क्वायर, ये दो कंडीशन है। एक तो चार्ज पार्टिकल के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए, क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ जी, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन आया, सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन आया, पहला तो जो तीसरा चार्ज है वो इस डिस्टेंस पे रखेंगे जो पहले वाला कंडीशन था, और दूसरा जो भी चार्ज है वो ये होना चाहिए, है ना, माइनस ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन रूट अंडर क्यू वन प्लस रूट अंडर क्यू टू का होल स्क्वायर, सही है क्या, बोलो, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं ना। सही है, हो गया, चलिए, यानी कि दो बातें समझ में आई, एक तो इसमें कंडीशन हो रही है जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन था, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन है किसके लिए, सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए, हाँ
मान लो दो चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, 3 मीटर अपार्ट, है ना? Two charges 4 microcoulomb and 9 microcoulomb are placed at 3 meter apart. Two charges 4 microcoulomb and 9 microcoulomb are placed at 3 meters apart. 3 meters apart. Calculate magnitude and position of third charge such that third charge such that system remains in equilibrium. System remains in equilibrium. System remains in equilibrium. Clear है? चलो बताओ। कर लोगे, ट्राई मारो। चलिए मैं करता हूँ, है ना? देख लो आप, दो कंडीशन थी तो मान लिया यहाँ से एक्सिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम आएगा, है ना? तो x क्या था? x था रूट अंडर q1 अपॉन रूट अंडर q1 प्लस q2 इनटू r, है ना? तो 4 प्लस रूट 9 इंटू 3, यानी कि 2 किया गया, 2 प्लस 3 5 इंटू 3 1.2 मीटर फ्रॉम 4 माइक्रो। पहला कंडीशन है वो है कि x जो होगा वो 1.2 मीटर होगा। दूसरा हमने निकाला था, दोनों का फॉर्मूला आया था माइनस ऑफ q1 q2 अपॉन रूट अंडर q1 प्लस रूट अंडर q2 का होल स्क्वायर, है ना? ये आया था, तो पुट कर लीजिए माइनस ऑफ 4 into 9 रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 9 का तो क्या माइनस 36, है ना? और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25, है ना? तो ये आ जाएगा, ये आएगा शायद 1 माइनस ऑफ 1.6 अपॉन 5 12,
144 से आएगा, देख लीजिए आप। ऐसा लिखा है। तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया। क्लियर है? -1.44 कूलम। नहीं, माइक्रो कूलम है ना। माइक्रो कूलम, ठीक है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया, बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टू चार्जेस, टू चार्जेस, टू चार्जेस, टू चार्जेस, टू चार्जेस of equal magnitude, capital Q, are fixed at d distance apart. Fixed at d distance apart. Another charge is placed at another charge Q naught is a small Q naught is placed at center of two charges. Center of two charges. Now it's slightly displaced. It's slightly displaced along line joining charges. Along line joining charges and released. And released. Then find its time period of oscillation. Then find its time period of oscillation. क्या बोला गया कि दो इक्वल चार्जेस हैं जो फिक्स्ड हैं d डिस्टेंस पे, उसके सेंटर में एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, है ना। अगर वो सेंटर में रहा होगा तो इक्विलिब्रियम में रहा होगा। क्या बोला गया कि दो चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है और बोला गया कि सेंटर में चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। बोला गया कि उसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। अब इस Q नॉट को स्लाइडली, अब देखिए Q नॉट क्या होगा, ये तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है ना, ये तो जब फिक्स है,
अगर ये सेंटर में रहा होगा तो दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहा होगा। अब ध्यान से देखो, अब बोला गया कि इस Q नॉट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया along line carrying charges, है ना। मान लीजिए इसको x से डिस्प्लेस किया गया, x से डिस्प्लेस किया गया, तो जब सेंटर में था तो इक्विलिब्रियम में था, और इक्विलिब्रियम में कैसा था तो देख सोच के देख। जब आपने इस चार्ज को यहाँ से इस तरफ डिस्प्लेस किया, मान लो चार्ज यहाँ आ चुका है, तो यहाँ आया तो चार्ज जो है वो इस वाली टूल से क्लोज आ गया और इससे दूर चला गया। अब इस पे दो फोर्स कर रहे हैं, एक तो इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, क्लियर है। तो जब चूंकि ये इसके पास है तो ये वाला फोर्स जो होगा स्ट्रांग होगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि Q नॉट पे नेट फोर्स किधर आएगा, इस तरफ इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा ना। अगर मान ले तो इसको इधर डिस्प्लेस करता है तो इससे क्लोज आता हो जाता है, तो नेट फोर्स किधर हो जाता है, इस तरफ। यानी कि हम चार्ज को जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं उस पे नेट फोर्स जो है उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैंने डिस्प्लेस इसको इस डायरेक्शन में किया था और इस पे नेट फोर्स किधर आया, अंदर की तरफ, है ना। कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, चार्ज पार्टिकल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब अगर हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई चार्ज पार्टिकल होता है और उसको अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे तो वो SHM करता है, वो SHM करता है। तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट करने वाला इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है कि नहीं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है तो आपने 11th में टाइम पीरियड का देख करना जानते हैं। तो चलो अब यहाँ पे आया तो फोर्स F2 और F1 हो गया। अब ये डिस्टेंस क्या हो गया होगा, r/2 - x, और ये वाला डिस्टेंस क्या रहा होगा, r/2 + x। अगर x डिस्प्लेस कर दिया ना तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, नेट फोर्स हो जाएगा F1 - F2, है ना। F1 कितना है, F1 है Q नॉट अपॉन r/2 - x का होल स्क्वायर, और F2 लिखेंगे तो यही चीज हो जाएगा Q नॉट r/2 + x का होल स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। देख तो ये आ गया, एलसीएम ले लिया, Q ये हो जाएगा बेटा r² - x² का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने पे a - ba + a² - b² का होल स्क्वायर, है ना। अब इधर क्या हो जाएगा, r/2 + x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r/2 - x का। सही है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, F net ये r² + x² तो कट ही जाएगा, बचेगा ऊपर वो लिख रहा हूँ Q इधर बच जाएगा 2 × r/2 × x। एक्सपेंड करके लिखना है क्या, लिख ही देता हूँ, क्या पता तुम्हें पता भी ना चले। r² एक्सपेंड करके लिखना है तो लिखते हैं Q है ना। आगे देखिए इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्या आएगा r² + x² + rx माइनस r² / 4 - x² + rx।
दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा है। ये देखो एरिया 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 बस एक्सपेंड किया था, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना? अब आर जो है वो एक्स से बहुत बड़ा है, सही है? नेट फोर्स जो होगा वो आएगा के क्यू क्यू आर एक्स 2 आर एक्स, है ना? और अगर आर मच मच ग्रेटर देन एक्स है तो नीचे वाले पार्ट में एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा आर का पावर 4/16, यानी कि x इक्वल्स आ गया 32 के क्यू क्यू नॉट हो गया, है ना? सही है? अपॉन आर क्यू इंटू एक्स, यानी कि नेट फोर्स जो है वो x से प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नेट फोर्स x के अपोजिट डायरेक्शन में है ना? यानी कि ऐसे जम कर रहा है, तो इस चीज को क्या करेंगे, आपको पता ही है क्या करते हैं एसएचएम में, टाइम पीरियड निकालने के लिए नेट फोर्स को इक्वेट कर देते हैं किससे, m ओमेगा स्क्वायर x से, तो m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया 32 k क्यूब अपॉन r क्यूब, सही है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स q अपॉन m r क्यूब टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m r क्यूब अपॉन 32 k क्यूब। बोलो कोई कंफ्यूजन कहीं पे है तो, अरे कहीं पे कोई चीज समझने में दिक्कत हो? एसएचएम पढ़ा था ना आपने, एसएचएम में क्या करते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए, पहले डिस्टर्ब करते थे इससे, फिर उस पर नेट फोर्स लिखते थे, और जो भी नेट फोर्स आता था उसको m ओमेगा स्क्वायर x से इक्वेट कर देते थे, तो m ओमेगा स्क्वायर मिल गया ना, तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया, और ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई बाई टी, तो उससे टाइम पीरियड लिख लेंगे इस चीज को, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, एक ही बात है ना? तो इस तरह से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में वो चक्कर लगा रहा है प्रोटॉन का, है ना? आर रेडियस पे, रेडियस है आर नॉट, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन पे, सही है? बोल रहा है कि फाइंड frequency of rotation of electron, frequency of rotation of electron, क्लियर है? कर सकते हैं क्या? नॉर्मल सा सवाल है, एक प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन
बताना है। बता सकते हैं ना। अब देख, अगर ये सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो जो कूलम फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के रहा होगा ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लिखेंगे तो क्या होता है? ए ई एस के बराबर, क्योंकि कितना चाहता है प्लस है ना। हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर नॉट। सही है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए ई एस स्क्वायर एम आर नॉट क्यूब। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा को 2 पाई एफ अगर लिख दोगे आप तो एफ भी मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अरे सही है, ये सब तो पता ही है ना। ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ होता है, एफ होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बोलते हैं ना। अब एक सवाल और दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा। अभी जो पहले सवाल किया था उसी में दो चार्ज हैं क्यू क्यू, तीसरा है क्यू नॉट, है ना। क्यू नॉट को इसके परपेंडिकुलर टू द लाइन लाइन एक्स डिस्प्लेस किया गया और रिलीज किया गया, तब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता। सवाल समझ में आया? इस बार क्यू नॉट को इसके अलोंग डिस्प्लेस किया गया। अब क्यू नॉट सबसे पहले नहीं, अगर ये क्यू क्यू है तो ये नेगेटिव होना चाहिए तभी ये सच होगा, है ना। इसको माइनस क्यू नॉट ले लो, क्योंकि पॉजिटिव क्यू नॉट रहेगा तो कोई वापस नहीं आएगा आप डिस्प्लेस कर दोगे। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? सवाल समझ में आ गया? क्यू क्यू दो चार्ज है, उसके बीच में क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू नॉट चार्ज वो लिखने लेता है। अगर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली और फिर रिलीज करेंगे, तब उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तब उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? ये आपको खुद करना है ना, करके लगाना है। अगले क्लास में करवाऊंगा, ट्राई करना है। क्लियर है? कर लोगे? कर लोगे? बोलो, हो जाएगा बेटा? आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।